हेलो स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे इंसिडेंस ऑफ टैक्स या स्कोप ऑफ टोटल इनकम की। तो पहले बात करते हैं कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। बेसिकली इंसिडेंस ऑफ टैक्स रिफर करता है किसी भी एंटिटी या किसी भी इंडिविजुअल की फाइनल टैक्स बर्डन को। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स कहता है कि एग्जैक्टली किसी पर्सन को कितना टैक्स बियर करना पड़ेगा, मतलब उसकी क्या इनकम मानी जाएगी, उस इनकम के हिसाब से उसको कितना टैक्स पे करना है। जो फाइनल टैक्स का बर्डन है जो आप पे पड़ने वाला है उसी को बोलेंगे इंसिडेंस ऑफ टैक्स, राइट। आपको पता होगा कि जैसे डायरेक्ट टैक्स में ये कहा जाता है कि भाई इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स दोनों ही सेम पर्सन पे पड़ता है, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स पॉसिबल नहीं होता है। वहाँ पे मतलब क्या निकलता है कि इम्पैक्ट और इंसिडेंस दो अलग टर्म है। इम्पैक्ट मतलब कि किससे गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है रिवेन्यू, है ना, वो पर्सन जिससे गवर्नमेंट को रिवेन्यू कलेक्ट हो रहा है। और इंसिडेंस का मतलब हो कि फाइनल बर्डन बियर कौन कर रहा है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उस पर लिखा रहता है एमआरपी में इंक्लूडिंग टैक्स, है ना, लिखा रहता है। तो बेसिकली वो प्राइस के साथ आपने टैक्स का अमाउंट भी पे कर दिया, लेकिन एग्जैक्टली उस टैक्स को पेमेंट गवर्नमेंट को कौन करता है, वो प्रोड्यूसर्स या वो मैन्युफैक्चरर पे करता है ना। तो वहाँ पे कलेक्ट किससे किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरर से, पर बर्डन किस पे पड़ रही है, कंज्यूमर पे, क्योंकि उन्होंने प्राइस के साथ उस टैक्स का अमाउंट भी पे किया है। तो इम्पैक्ट और इंसिडेंस अलग अलग हो गए ना। लेकिन जब हम बात डायरेक्ट टैक्स की करते हैं तो वहाँ पे इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम पर्सन पे होता है। इसका मतलब इंसिडेंस क्या कह रहा है कि किस पे टैक्स का बर्डन पड़ा, वो टैक्स का अमाउंट किसको पे करना है, ठीक है। और इम्पैक्ट कहता है कि गवर्नमेंट किससे कलेक्ट करेगी, तो वो वही पर्सन होगा इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जिसकी इनकम होगी उसी को वो इनकम पे टैक्स भी गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो बर्डन उसी को पड़ेगा। इंसिडेंस बेसिकली फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स को कहते हैं। क्लियर है। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि बर्डन ऑफ टैक्स किसी पे कितनी पड़ेगी ये चीज़ डिपेंड करती है टैक्स पेयर के रेसिडेंशियल स्टेटस पे और किस चीज़ पे, उनकी सोर्स ऑफ इनकम पे। सोर्स ऑफ इनकम का मतलब हुआ कि वो जो इनकम है वो उनको कब कहाँ रिसीव हुई है या एक्रू हुई है। इन दो चीज़ों के बेसिस पे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हम टैक्स इंसिडेंस को डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपको समझा देती हूँ, ये आप क्या पढ़ रहे हो और क्यों पढ़ रहे हो। ये इंसिडेंट रेसिडेंशियल स्टेटस तक समझ में आ गया। अभी इंसिडेंस ऑफ टैक्स या स्कोप ऑफ टैक्स की बात जो कर रहे हैं, स्कोप ऑफ इनकम की, टोटल ऑफ इनकम की, ये सब है क्या, बेसिकली क्यों कर रहे हैं। देखिए होता क्या है कि बीइंग एन एसएससी आपको टैक्स देना है, ठीक है, आपने इनकम कमाई, आपको टैक्स देना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि मुझे टैक्स देना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मुझे कौन सी इनकम पे टैक्स देना है, कौन सी इनकम पे मुझे टैक्स नहीं देना है। मुझे ये पता है कि भाई मुझे सैलरी से इनकम हो, हाउस प्रॉपर्टी से हो, पीजीवीपी से हो, कैपिटल गेन से हो, अदर सोर्स से हो, कहीं से भी इनकम होगी मुझे टैक्स देना है, ये बात तो सही हो गई, है ना। किसी भी सोर्स से इनकम हो रही हो, है ना, ये जितने भी हेड बनाए गए वहाँ कहीं से भी इनकम हो रही हो, मुझे टैक्स देना है, ये बात क्लियर है। क्वेश्चन उठता है कि टैक्स देना है, मुझको देना है, ये मेरे पे एप्लीकेबल होगा, ये मेरी इनकम मानी जाएगी, ये कैसे डिसाइड होगा। स्कोप ऑफ टोटल इनकम या टैक्स इंसिडेंस यही बताता है कि आपको ये इनकम कब मानी जाएगी कि ये आप ही की इनकम है। जैसे सैलरी रिसीव हुई, अब सैलरी हम फॉरेन से रिसीव कर रहे हैं, इंडिया में रिसीव कर रहे हैं, है ना, चीज़ें होती हैं ना। तो कब हम कहेंगे कि ये आपकी इनकम का पार्ट बनेगा और आपको इस पर टैक्स पे करना होगा, मतलब इसका बर्डन आपको बियर करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको बोला गया इंसिडेंस ऑफ टैक्स और स्कोप ऑफ टोटल इनकम इसीलिए इसको बोला जाता है क्योंकि आपकी टोटल इनकम जब कैलकुलेट की जाएगी तो वो इनकम मानी जाएगी या नहीं ये डिपेंड करेगा कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, आपने वो इनकम कब और कहाँ कैसे कमाई है। ये दोनों बातों को हम ध्यान देंगे तब हम डिसाइड करेंगे कि ये टैक्स का बर्डन आप पे पड़ेगा भी कि नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर। इसीलिए हम ये इंसिडेंस ऑफ टैक्स पढ़ते हैं, ये स्कोप ऑफ टोटल इनकम पढ़ते हैं कि इनकम तो हुई पर ये इनकम मेरे हेड में आएगी, मतलब मुझ पे लगेगी, मुझे इस पे इंडिया को टैक्स पे करना है भी कि नहीं, ये चीज़ मुझे इंसिडेंस ऑफ टैक्स या स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्लियर करता है। अब स्कोप ऑफ टोटल इनकम जो है सेक्शन 5 में एक्सप्लेन किया गया है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के भी सेक्शन 5 में ही है और इनकम टैक्स एक्ट 2025 में भी सेक्शन 5 के अंदर ही बोला गया कि भाई स्कोप ऑफ टोटल इनकम, क्या आपकी टोटल इनकम में ये इनकम ऐड हो रही है, ये आपकी इनकम बननी चाहिए कि नहीं, ये इनकम आपकी मानी जाएगी कि नहीं, ये बात जो है
किसी भी एसएससी की किसी भी टैक्स पेयर के रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे डिसाइड होगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो होता है कि बर्डन टैक्स का आपको जो बियर करना है वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि इंडिया में आपका रेसिडेंशियल स्टेटस है क्या। क्लियर है? अब यहाँ पे ये चीज़ समझिएगा, जब भी बात रेसिडेंशियल स्टेटस की जा रही है तो रेसिडेंशियल स्टेटस इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपका स्टेटस क्या है रेसिडेंशियल का, उसी के बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि आपकी ये वाली इनकम आपने कहाँ से एराइज की है, कब एराइज की है, पर ये इनकम पे आपको इंडिया में टैक्स देना है कि नहीं देना है, ये हम इसी बात से डिसाइड करेंगे कि आपका स्टेटस है क्या। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसे इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या हो गया, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो गया, मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस पे क्यों डिपेंड कर रहा है, वो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब जब हमें इंसिडेंस ऑफ टैक्स डिसाइड करना होता है कि टैक्स का बर्डन आप पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आपकी टोटल इनकम में ये इनकम कैलकुलेट की जाएगी कि नहीं की जाएगी, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। सबसे पहला क्या, आपका रेसिडेंशियल स्टेटस, बीइंग एन टैक्स पेयर, बीइंग एन एसएससी, आपका रेसिडेंशियल स्टेटस है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे सब कुछ डिसाइड होने वाला है। अब रेसिडेंशियल स्टेटस की बात की जाती है तो तीन ही तरीके के रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड होते हैं। या तो आप आरओआर है, मतलब रेसिडेंट हैं, जिसको हम बोलते हैं रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो या तो आप आरओआर होंगे या आप आरएनओआर होंगे, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, है ना, या फिर एनआर होंगे, नॉन रेसिडेंट होंगे। आप तीन में से किसी एक कैटेगरी में आते होंगे। ठीक है, या तो आप आरओआर हैं, या तो आप आरएनओआर हैं, या तो आप एनआर हैं। अगर आप इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में हैं तो उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आपकी इनकम को टैक्सेबल करना है या नहीं करना है, इस इनकम को आपकी इनकम माननी है या नहीं माननी है, इसका टैक्स बर्डन आप पे डालना है या नहीं डालना है। क्लियर है? तो टैक्स इंसिडेंस है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम समझ में आ गया कि कैसे ये चीज़ें रिलेट हो रही हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, प्लेस ऑफ इनकम जनरेशन। भाई इनकम आपकी जो जनरेट हुई है, जिस इनकम पे आपको टैक्स देने की बात कही जा रही है, वो इंडियन इनकम है आपकी या फॉरेन इनकम है, मतलब इंडियन इनकम का जनरेशन क्या है, वो इंडिया से इनकम जनरेट हो रही है, फॉरेन से जनरेट हो रही है। एक तो ये, अब ये तो डिसाइड हो गया कि इंडिया से हो रही है, फॉरेन से हो रही है, तो ये देखते हैं कि एक्रो रिसिप्ट कब हुई है, मतलब एराइज कब हो रही है या रिसीव कब हुई है, या माना गया एक्चुअली रिसीव हो गई या एक्रू हो गई, या मान लिया गया कि भाई एक्रू या रिसीव हो गई। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी होंगी, क्या क्या, कि कोई भी इनकम आपको एक्चुअली में रिसीव हो चुकी है या एक्चुअली में वो एक्रू या एराइज की गई है। दूसरा, कोई भी इनकम डीम्ड टू एक्रू है या डीम्ड टू रिसीव है, मान ली गई है कि ये एराइज हो चुकी है या मान लिया गया कि वो रिसीव हो गई है, या तो एक्चुअली में आपको रिसीव हो गई या एराइज हो गई, या मान लिया जाएगा कि आपको रिसीव या एराइज हुई है। अगर ये दोनों के केस के बेसिस पे ही ये डिसाइड होगा कि आपको टैक्स देना है या नहीं देना है, ये इनकम आपकी इनकम में ऐड ऑन होगी या नहीं होगी। ऐड ऑन होगी तो टैक्स देना है, नहीं होगी तो टैक्स नहीं देना है। इज इट क्लियर? सो अब ये जो लास्ट वाली बात की एक्रू और अराइज और एक्चुअल, जब हम सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग चीज़ें पढ़ेंगे ना, इनकम के टाइप्स जिसके बेसिस पे ये आरओआर, एनओआर और एनआर में हम टैक्सेबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करने वाले हैं, तो वहाँ पे यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब टाइप्स ऑफ इनकम की बात हम कर रहे हैं, किसकी बात करें, टाइप्स ऑफ इनकम की, कि किस तरह की इनकम को यहाँ पे कंसीडर किया जाने वाला है। भाई एक तो समझ में आ गया कि रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि टैक्स का बर्डन यहाँ पे पड़ेगा कि नहीं, यहाँ तो क्लियर है। दूसरी बात है कि इनकम के बेसिस पे, कि इंडिया से है कि फॉरेन से है, एक्रू है, एराइज है, एक्चुअल है या डीम्ड है। तो ये जो इनकम की बात की जा रही है ना, वो कितने तरह की इनकम होगी। अब ये बात बस आप याद कर लीजिएगा, आपको पूरा प्रोविज़न याद हो गया, बस और कुछ नहीं सेक्शन 5 के अंदर। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, यही टाइप्स ऑफ इनकम जो मैंने इसको बाइफरकेट किया सिर्फ आपको याद रखने के लिए, वो आपको सबसे ईजी कर देगा। तो इनकम सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग क्या क्या बोला गया, पहला बोला गया कि या तो इनकम एक्रू या एराइज हुई होगी इंडिया में। ठीक है, क्या बोला गया कि आपकी जो इनकम है, बीइंग एन इंडियन पर्सन, मतलब इंडियन पर्सन मतलब आपका रेसिडेंशियल स्टेटस जो भी हो, आरओआर, एनओआर या एनआर, आपको या तो इनकम इंडिया से एराइज हुई या एक्रू हुई। अब एक्रू या एराइज का मतलब क्या हुआ, ठीक है, बार बार ये टर्म आएगा, एक्रू या एराइज। एक्रू या एराइज का मतलब हुआ आपको राइट मिलता है रिसीव करने का उस इनकम को। आपको इनकम रिसीव नहीं हुई है, आपको राइट मिला है रिसीव करने का। अब कैसे, एक एग्जाम्पल से समझिए। जब आप किसी फर्म में काम करते हैं तो फर्म में आप काम कैसे करते हैं, पर डे काम करते हैं। 30 दिन आपने काम किया, फिर आपको सैलरी मिलती है 30 दिन का इकट्ठे एक साथ सैलरी मिलती है एक दिन, यही तो होता है। लेकिन अगर आपने 15 दिन काम किया और जॉब छोड़ दिया, कि आपको 15 दिन की सैलरी नहीं मिलेगी? मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आपकी जो सैलरी बनती है वो पर डे बनती है,
पर डे बनती है ना। तो आपने अगर एक दिन काम कर लिया तो आपकी इनकम अराइज हो गई, एक्रू हो गई। क्लियर है? इनकम रिसीव नहीं हुई है, पर आपने सर्विस रेंडर कर दिया, आपने काम कर लिया, इसलिए इनकम अराइज हो गई, इनकम आपकी बन गई। अब वो इनकम आपको आपका एम्प्लॉयर होगा या सामने वाला जो भी पर्सन है उसको पे करना ही करना है। आपको राइट मिल गया उस इनकम को रिसीव करने का। इसी तरीके से जब आप अपने पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब ये जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपको कैसे मिलता है? क्वार्टरली मिलेगा, है ना, एनुअली मिलेगा, हाफ ईयरली मिलता है, ऐसे मिलता है। लेकिन इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होता है वो डेली बेसिस पे होता है। जितने दिन भी आपका पैसा रहा होगा, है ना, जितना अमाउंट, उस हिसाब से आपकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन होती है। तो अगर आपका पैसा एक दिन रह गया उस एक बैंक में तो आपको राइट मिल चुका कि मुझे उस एक दिन के पैसे इंटरेस्ट, मुझे जो मेरा पैसा वहाँ रखा रहा उसका इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए। सो ये क्या होएगी? इसी को कहते हैं एक्रू या अराइज। तो बोला गया कि आपको जो इनकम है इंडिया में या तो अराइज हुई हो या एक्रू है, मतलब आपने सर्विस रेंडर कर दी है और आपको राइट मिल चुका है कि आपको इनकम रिसीव होगी। पहली बात तो क्लियर होगी, एक तो ये इनकम होती है। दूसरी, आपको इनकम इंडिया में रिसीव हुई हो, ठीक है, आपको भारत से पैसा रिसीव हुआ या भारत में पैसा आपको रिसीव करने का राइट मिला हो, हक मिला हो, ठीक है। एक्रू या अराइज टर्म याद रखिएगा, एक्रू या अराइज, क्लियर है, या आपको रिसीव हुआ हो। तीसरी बात, इनकम मान ली गई, डीम्ड, है ना, डीम्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनकम मान ली गई, मान क्या लिया गया? इनकम मान ली गई का क्या मतलब हुआ? ये मान लिया गया कि आपको इंडिया में रिसीव हो गई, माना गया है, रिसीव हुई नहीं, रिसीव हुई कि नहीं हुई, लेकिन हम ये मानेंगे कि आपको इंडिया में ही रिसीव हुई है, चाहे आपको कहीं भी रिसीव हुई हो, आपको फॉरेन में रिसीव हो रही हो, लेकिन हम ये मान लेंगे कि आपको इंडिया में रिसीव हो रही है, डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया। ये एक तरह की इनकम होगी जो कि सेक्शन 7 में होगी। वहाँ पे सेक्शन 7 में बताया गया कि हम किस इनकम को डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया कहेंगे। या फिर दूसरा क्या होगा? डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया, या तो मान लिया जाएगा कि ये इनकम इंडिया में ही एक्रू या अराइज हुई है, तो यह माना जाएगा कि इंडिया में अराइज हुई। और पहला क्या है कि मान लिया जाएगा कि ये इनकम आपको रिसीव हुई हो, आपको रिसीव हुई नहीं, कहीं और गई, किसी अकाउंट में गई, लेकिन हम ये मानेंगे कि आपको रिसीव हुई, ठीक है, वो रिसीविंग हो गई। एक्रू अराइज इन इंडिया कह रहा है कि पेमेंट कहीं भी हुआ हो, फॉरेन में या कहीं कहीं भी हुआ हो, पर ये माना जाएगा कि वो इंडिया में ही अराइज हुआ है, इंडिया में ही एक्रू हुआ है। तो एक्रू या अराइज इन इंडिया को डिफाइन किया गया सेक्शन 9 में, और डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया को डिफाइन किया गया सेक्शन 7 में। क्लियर है? पर जो रूल्स बताए गए हैं कि भाई आपको इन इनकम पे, जो इनकम देख रहे हैं, अगर ऐसी इनकम हुई तो आपको टैक्स देना है कि नहीं देना है, वो कौन डिसाइड करेगा? आपका रेसिडेंशियल स्टेटस, ROR, RNOR, NR। तो वो सेक्शन 5 में ही बता दिया गया कि भाई ऐसी इनकम है, आप ROR टैक्सेबल हो, हाँ है, नहीं है, नहीं है, आप टैक्सेबल नहीं हो। तो वो रूल्स हम आगे समझेंगे। क्लियर है? पहले इनकम हम समझ ले रहे हैं। अब डीम टू एक्रू या अराइज इन इंडिया का कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको। जैसे डीम टू रिसीव इन इंडिया का भी पहले आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जिससे आप ये समझे कि डीम टू रिसीव इन इंडिया का मतलब क्या हुआ। जैसे आप ऐसे समझिए कि आप रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है, RPF होता है, सैलरी अगर आपने पढ़ रखी हो तो उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर 12% से एक्सेस कंट्रीब्यूशन किया गया है, या आपको जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो 9.5% से एक्सेस इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो जितना 12% से एक्सेस का कंट्रीब्यूशन है, ये 9.5% से ज़्यादा जितना इंटरेस्ट रिसीव है, वो मान लिया जाएगा कि वो आपकी इनकम है, डीम्ड टू रिसीव्ड। क्लियर है? इसके अलावा जैसे कि एम्प्लॉयर ने किसी पेंशन स्कीम के अंदर कोई फंड को कंट्रीब्यूट किया, राइट, तो भी हम उसको क्या मानेंगे कि वो आपकी इनकम हो गई, मान लिया गया कि वो आपकी इनकम हो गई। क्लियर है? इसके अलावा एक और कंडीशन दी गई, 3 ही कंडीशन उसमें दी गई। एक और कंडीशन ये दे दी गई थी कि अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से फंड को ट्रांसफ़र किया जा रहा है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, ठीक है, और किसका? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का जो भी कंट्रीब्यूशन है वो URPF से RPF में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा या उस पर जो भी इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट देयर ऑन, वो दोनों चीज़ें क्या ट्रीट की जाएंगी? मान ली जाएंगी कि वो इनकम है आपकी इंडिया की।
क्लियर है? तो ये डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया इनकम हो गया। ठीक है, 3 कंडीशन दे दी गई सेक्शन 7 के हिसाब से कि भाई एक्सेस कंट्रीब्यूशन है 12% या 9.5% से एबव आरपीएफ में, तो वो मान ली जाएगी कि इनकम रिसीव हुई है। एम्प्लॉयर का कोई कंट्रीब्यूशन है पेंशन स्कीम के अंदर, एटीसीसी के अंदर, तो भी मान लिया जाएगा। या यूआरपीएफ से आरपीएफ के अंदर फंड ट्रांसफर हुआ है, तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, इंटरेस्ट है, उसको भी हम मानेंगे कि इनकम रिसीव हुई है। इसी तरह अगर एक्रू और अराइज की बात करें देन क्या होगा? तो देखिए एक्रू या राइज तो क्या होता है पता है? अब मान लिया गया कि एक्रू या अराइज है, तो जैसे क्या चीज़ होंगी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, आपको ऐसी बिजनेस से इनकम हो रही है जिसका कनेक्शन इंडिया से है, तो भले ही वो कहीं भी हो रही है, वो फॉरेन में इनकम रिसीव हो रही हो, लेकिन हम ये मानेंगे कि वो इनकम अराइज कहाँ से हुई? वो इंडिया से अराइज हुई। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस कंट्रोल्ड कहाँ से हो रहा है? इंडिया से हो रहा है। इसके अलावा एक और ऐसे हो गया, जैसे गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो सैलरी पे कर रही है इंडियन सिटीजन को अब्रॉड में, है ना? तो चूंकि इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन को सैलरी पे कर रही है, भले वो जो सैलरी प्रोवाइड की जा रही है जिस पर्सन को, वो इंडिया से बाहर है, अब्रॉड में है, लेकिन ये मान लिया जाएगा कि वो एराइज और एक्रू कहाँ हुई है? इंडिया में हुई है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं ना इंडियन एम्बेसी अलग अलग कंट्रीज़ में बनी होंगी, तो वो है तो इंडियन सिटीजन जिनकी पोस्टिंग वहाँ पे हुई है, एम्बेसी में अपॉइंटेड हुए हैं, है ना? और उनको सैलरी कौन दे रहा है? हमारी गवर्नमेंट दे रही है। तो भले वो रिसीव कर रहे हैं अब्रॉड में, लेकिन ये माना जाएगा कि वो इनकम उनकी है कहाँ की? वो इनकम उनकी इंडिया की है। मान ली गई कि वो अराइज इंडिया से ही हुई है, इसीलिए इस पर उनको टैक्सेबिलिटी बनेगी। ठीक है, इसी के अलावा एक और आता है कैपिटल गेन। तो अगर कोई प्रॉपर्टी या कोई एसेट्स है जो इंडिया में सिचुएटेड है और उसको ट्रांसफ़र करके आपको कोई कैपिटल गेन हुआ है, तो भले वो रिसीव आप कहीं भी करिए, लेकिन वो बेस उसका आपका इंडिया में है, इसलिए माना जाएगा कि वो एक्रू या अराइज इंडिया से हुई है। इज़ इट क्लियर? इसके अलावा भी कई चीज़ें, जैसे गवर्नमेंट रॉयल्टी पे करती है ना? या कोई इंडियन कंपनी है, वो इंडियन कंपनी डिविडेंड पे कर रही है। देखिए कंपनी इंडियन है, पर डिविडेंड जो पे कर रही है वो आउटसाइड इंडिया कर रही है, तो ये माना जाएगा कि भाई एक्रू और अराइज तो इंडिया से ही हुआ है ना? तो इस तरह से ये इनकम है। यहाँ तक क्लियर हो गया? फिर लास्ट इनकम आती है इनकम एक्रू या अराइज आउटसाइड इंडिया। फॉरेन इनकम मतलब आपको बाहर, इंडिया के बाहर वो इनकम अराइज हुई है या एक्रू है। रिसीव की बात नहीं कर रहे हैं हम, अराइज इंडिया के बाहर हुई है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो ये हमारी इनकम हो गई। क्या क्या हो गई भाई? इंडिया में एक्रू या अराइज हुई हो, इंडिया में रिसीव हुई हो, माना गया हो कि इंडिया में रिसीव हुई है, या माना गया हो कि एक्रू या अराइज इंडिया में हुई है, या एक्रू या अराइज आउटसाइड इंडिया हुई है। इतनी तरह की इनकम मानी जाएगी और इसी के बेस पे आरएनओआर या एनआर करते हुए आपको टैक्सेबिलिटी आप पे चार्ज की जाएगी। अब सीधा हम बात करते हैं रूल्स की। रूल्स है रूल्स ऑफ टैक्सेशन या स्कोप ऑफ टैक्सेशन या इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। 3 स्टेटस है हमारे, आरओआर, आरएनओआर या एनआर। ठीक, अब आपको मैंने याद करा दिया है। ठीक है, पहला क्या है हमारी इनकम थी? इनकम रिसीव्ड। अब ये पूरा प्रोविज़न है, सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 के अंदर यही प्रोविज़न मेंशन है और ये लाइन आपको एकदम रट जानी चाहिए। इनकम रिसीव्ड, ठीक है, इनकम रिसीव हो गई, या डीम्ड टू बी रिसीव्ड। डीम्ड टू बी रिसीव्ड क्या होती है मैंने समझा दिया। एक्रूड, या तो एक्रू है या डीम्ड टू बी एक्रू या अराइज इन और आउटसाइड इंडिया, इंडिया में हुई है या इंडिया के बाहर हुई है। ठीक है, तो आपको टैक्स देना, आप एक आरओआर हैं, रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, आपको इनकम रिसीव हो रही है, चाहे एक्रू हो रही है, चाहे मान लिया जा रहा है कि भाई रिसीव हो गई या मान लिया गया कि एक्रू होगी। अब वो पैसा चाहे इंडिया में एक्रू अराइज रिसीव या डीम टू रिसीव या एक्रू हो रहा है, या इंडिया के बाहर रिसीव डीम टू रिसीव एक्रू या डीम टू एक्रू हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप अगर एक आरओआर हैं तो आपको टैक्स देना ही देना है। इन शॉर्ट ग्लोबल इनकम पे आपको टैक्स होगा। आपको कहीं भी इनकम हो, फॉरेन में इनकम हो रही है, कहीं से भी इनकम हो रही है, अगर आप आरओआर की कैटेगरी में आते हैं, है ना, तो आपको टैक्स देना ही देना है। ये समझिएगा, आरओआर है तो कोई भी इनकम, कहीं की इनकम हो, आपको टैक्स देना है। सिंपल, एक शब्द में ये याद रखिए, कैसी भी इनकम आपको टैक्स देना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, अगर आप आर मतलब रेसिडेंट तो हैं पर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, आरएनओआर है, तब क्या होगा? तो बोला गया कि अगर इनकम विच इज़ रिसीव्ड या डीम्ड टू बी रिसीव्ड, एक्रूड या डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया है, तो आपको टैक्सेबल देना है। मतलब भारत में ही आपको या तो रिसीव हुआ है, या माना गया कि आपको रिसीव होने वाला है, या राइट टू रिसीव हुआ है, एक्रू या अराइज हुआ है, या माना गया कि एक्रू टू अराइज है, लेकिन भारत में, तभी आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है? और एक क्या कहा गया, भारत के बाहर भी हो रहा है, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ, लेकिन उसका कनेक्शन भारत से है, मतलब किसी बिजनेस से हो रहा है और वो बिजनेस इंडिया के थ्रू कंट्रोल्ड हो रहा है, तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा।
क्लियर है, भले बाहर हो रहा हो, आउटसाइड इंडिया हो रहा हो, लेकिन अगर उसकी कंट्रोलिंग उस बिजनेस की इंडिया से हो रही है ना, तो आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। ठीक, तो अगर आप RNO हैं तो इंडिया में होगी, एक्रू एराइज, डीम टू एक्रू एराइज या रिसीव, तभी आपको टैक्स देना है। इंडिया से बाहर है तो नहीं देना है। पर इंडिया से बाहर के केस में एक ही कंडीशन पे देना है, अगर उस बिजनेस को इंडिया में कहीं से भी कंट्रोल किया जा रहा है तो तब आपको देना पड़ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब लास्ट कंडीशन आती है NR। जो NR है उनको कब टैक्स देना पड़ेगा, तो बोला गया NR को कि अगर NR को कोई भी इनकम इंडिया में रिसीव हुई या मानी गई कि इंडिया में रिसीव होगी, या एक्रू हुई या मानी गई कि इंडिया में एक्रू होगी, तो ही उन्हें टैक्स देना है। NR को अगर इंडिया में हुआ है तभी टैक्स देना है, इंडिया के बाहर उनको कुछ भी हो रहा है तो टैक्स नहीं देना है ना। इसको एक चार्ट से देख लेंगे। अब ये पूरा प्रोविजन आपको याद हो गया क्योंकि आपको वो टर्म याद हो गया, एक्रू या एराइज, रिसीव, डीम टू एक्रू या एराइज, डीम टू रिसीव्ड, है ना। बस ये टर्म है, अगर ये याद हो गया तो पूरा प्रोविजन याद हो गया। इसको हम एक चार्ट से देख लेते हैं कि कब किसको टैक्स देना है। ठीक है, तो यही आपका ROR, RNO और NR आते हैं। अब स्कोप ऑफ इनकम पहला क्या आ जाएगा भाई, इनकम रिसीव्ड या डीम टू बी रिसीव्ड, एक्रूराइज नहीं, या तो इनकम रिसीव हो गई या मान ली गई कि रिसीव होगी आपको इंडिया में ही, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर की इनकम पे तो टैक्स देते हैं हम। ठीक है, तो ROR है, आपको टैक्स देना पड़ेगा, यस। RNOR है, देना पड़ेगा। NR है, देना पड़ेगा, सबको। अगर इंडिया में भैया रिसीव हुई या डीम टू रिसीव है तो आपको टैक्स देना ही देना है। क्लियर है। दूसरी इनकम एक्रू हुई या एराइज हुई या डीम टू एक्रू या एराइज है इंडिया में, तो भी क्या टैक्स देना होगा। हाँ, इंडिया में है ना, तीनों को टैक्स देना पड़ेगा, चाहे ROR हो, चाहे RNO हो, चाहे NR हो, आप सबको टैक्स देना पड़ेगा। अब तीसरी बात आती है, तीसरी कौन सी बात आती है कि इनकम आपकी एक्रू या एराइज हो रही है इंडिया से बाहर, आउटसाइड इंडिया, इंडिया में नहीं हो रही है, इंडिया से बाहर हो रही है, तो ROR को देना पड़ेगा। यस, ROR को देना पड़ेगा, भले वो इंडिया में पैसा लाए चाहे ना लाए, बाहर हुई उसको, इंडिया के बाहर हुई, वो पैसा इंडिया में आए भी ना, फिर भी वो ROR में है ना, इसलिए उसको देना ही पड़ेगा। मतलब ग्लोबल टैक्स, वो कहीं भी कमाए उसको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन बात RNOR की करें तो देना पड़ेगा, सिर्फ तब देना पड़ेगा जब वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा हो। बाहर इनकम हुई है ना, आउटसाइड इंडिया हुई है, तो इन टैक्स RNOR को तभी देना पड़ेगा जब वो कंट्रोल बिजनेस इंडिया से हो रहा है। अगर नहीं ना, तो फिर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आपने बाहर कमाया, टैक्स दो। अब NR हैं आप, इंडिया के हैं ही नहीं हैं आप, ठीक है, हम आपको इंडिया का मानते ही नहीं है। ऐसे सिचुएशन में आप बाहर कमा रहे तो बाहर टैक्स दीजिए, इंडिया में क्यों टैक्स देना पड़ेगा आपको, नहीं देना पड़ेगा। क्लियर है। तो आउटसाइड इंडिया है तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा NR को। आउटसाइड इंडिया है, ROR है, आपको देना है, आप कहीं भी कमाओ देना है। RNOR है, आउटसाइड इंडिया इनकम हो रही है, आपको सिर्फ तभी देना है जब वो कंट्रोल बिजनेस इंडिया से हो रहा हो, नहीं हो रहा है तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। आई होप पूरा इंसिडेंस ऑफ टैक्स या स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्लियर हुआ होगा क्या है, और ये प्रोविजंस भी याद हो गए होंगे। ऐसे रीड करने में लगता है ये क्या, रिसीव, डीम टू रिसीव, सब एक ही तो लग रहा है, पर अब ऐसे समझेंगे तो आपको शायद ये चीज़ें ये समझ में आ गई कि ये है क्या और टर्म्स क्या है, और यही आपका प्रोविज़न है। और ये आपको टर्म अगर याद हो गया ना तो पूरा इंसिडेंस ऑफ टैक्स आराम से लिख सकते हैं विद सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 5 सबसेक्शन 2, उन्हीं में ये दोनों कंडीशंस दी गई हैं। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।